नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। एसबीएस क्लासेज में आपका पुनः एक बार से हार्दिक स्वागत है। तो हमने कृषि क्षेत्र पढ़ लिया था। भारतीय अर्थव्यवस्था का एक टॉपिक था कृषि क्षेत्र, उसको पढ़ लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं उद्योग क्षेत्र में वृद्धि और विकास, इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक पूरी तरह से 2024 के नवीनतम आंकड़ों पर आधारित है। मतलब आप सेकंड ग्रेड का ये एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो रास्ते में भी कहीं भी आप इसको चलते चलते पढ़ सकते। चलिए हम पढ़ ही लेते हैं इस टॉपिक को आज। अगर सबसे पहले बात की जाए उद्योग क्षेत्र में वृद्धि और विकास की, यानी उद्योग क्षेत्र में वृद्धि और विकास की, तो वर्तमान में 2023-24 के अनुसार जीडीपी में उद्योग का 27.62% योगदान है। ये आपको पहले भी पीछे आपने कृषि क्षेत्र पढ़ा था, उसमें भी हमने ये पढ़ा था उद्योग, ये डायग्राम पढ़ा था उद्योग वाले ने। उद्योग का तो 17.66% है इसका योगदान है। कृषि का 17.66 योगदान है। उद्योग का 27.62 योगदान है। और सेवा की बात की जाए तो 54.72 है। अब बात की जाए अगर भारत में औद्योगिक नीति की, तो प्रथम औद्योगिक नीति है वो 1948 में शुरुआत हुई थी। यानी प्रथम औद्योगिक नीति की 1948 में शुरुआत हुई थी। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया गया था। यानी प्रथम औद्योगिक व्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया गया था। विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। विदेशी निवेश था उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। उद्योगों को 4 श्रेणियों में बांट दिया गया था। यानी उद्योगों को इसने 4 श्रेणियों में बांट दिया था। इसके बाद आती है दूसरी औद्योगिक नीति। अगर दूसरी औद्योगिक नीति की बात की जाए, द्वितीय औद्योगिक नीति तो 1956 में आई थी। और इस नीति यानी द्वितीय नीति में निजी क्षेत्र हेतु लाइसेंस व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई। जो लाइसेंस की व्यवस्था थी वो इसमें अनिवार्य कर दी गई थी। इस नीति को भारत का आर्थिक संविधान भी कहा गया था। मतलब ये द्वितीय नीति आई थी, इसको भारत का आर्थिक संविधान भी कहा गया था। और इसे 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था। यानी द्वितीय औद्योगिक नीति से इसे 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था। पहला किया गया था तो वो सार्वजनिक क्षेत्र था, जिसमें 17 उद्योग आते थे। दूसरे में किया गया था तो वो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र था, जिसमें 12 उद्योग आते थे। और तीसरा किया गया था वो तो निजी क्षेत्र, लघु उद्योग, विदेशी निवेश के लिए प्रावधान। यानी तीसरा निजी क्षेत्र था, उसमें लघु उद्योग, विदेशी निवेश के लिए प्रावधान किया गया था। यानी इसे 3 भागों में बांटा गया था। पहला बांटा गया था सार्वजनिक क्षेत्र में, जिसमें 17 उद्योग थे। दूसरा बांटा गया था सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में, जिसमें 12 उद्योग थे। और तीसरा बांटा गया था ये निजी क्षेत्र यानी लघु उद्योग, विदेशी निवेश के लिए, जिसमें प्रावधान थे। तीसरी आ जाती है अभी नई औद्योगिक नीति। नई औद्योगिक नीति 1991। नई औद्योगिक नीति थी जो 1991 में आई थी। यह एलपीजी मॉडल पर आधारित थी। एलपीजी मॉडल पर आधारित थी। इसको एलपीजी मॉडल को हम पूरा यहाँ पर समझ लेते हैं। नई औद्योगिक नीति तीसरी आई थी, एलपीजी मॉडल पर आधारित थी। और ये 1991 में आई थी, एलपीजी मॉडल पर आधारित थी। एलपीजी मॉडल पर थी, यानी अल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन जिसका हिंदी अर्थ होता है उदारीकरण। यानी अल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन। अल का अर्थ होता है लिबरलाइजेशन, जिसे हिंदी में उदारीकरण कहते हैं। पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन जिसका मतलब होता है निजीकरण। और तीसरा था जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जिसे वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहा जाता है। इसके बाद इसने कहा है कि वर्ष 1990 में भारत आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। यानी 1990 में भारत आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। उस समय भारत के पास विदेशी मुद्रा यानी रिजर्व केवल 15 दिनों का ही बचा था। ये भारत जिस समय 1990 में आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था और 15 दिनों का विदेशी मुद्रा रिजर्व उसके पास बचा था। ये 1990 की बात है। और ये नीति आई थी
1991 में आई थी। उसके बाद एलपीजी की ये बात की जाए, अगर एलपीजी का मॉडल प्रारूप है, यानी एलपीजी का जो मॉडल प्रारूप है वो तत्कालीन पीएम थे नरसिम्हा राव तथा उस समय के वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, यानी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह उसमें वित्त मंत्री थे, उन्होंने तैयार किया था। यानी एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का प्रारूप पीएम नरसिम्हा राव तथा वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने तैयार किया था। और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को आर्थिक सुधारों का जनक इसीलिए कहा जाता है। यानी उस समय स्थिति बहुत मंद के जो दौर से गुजरे थे, उसमें यह नीति लाई गई थी, एलपीजी मॉडल का प्रारूप किया था। यह पीएम नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने तैयार किया था, इसीलिए वित्त मंत्री को आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। अगर बात की जाए यानी वर्तमान में केवल 5 उद्योगों के पास लाइसेंस रखना अनिवार्य है, बाकी के पास अनिवार्य नहीं है। ये 5 उद्योग कौन कौन से हैं जिसको लाइसेंस रखना अनिवार्य है? उसमें एक नंबर आ जाता है रक्षा से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक तथा एयरोस्पेस, यानी रक्षा से संबंधित जो उद्योग है उसके पास लाइसेंस होना अनिवार्य है। 2 नंबर पर आ जाता है विस्फोटक सामग्री वालों के पास लाइसेंस रखना जरूरी है। जैसे पटाखों की फैक्ट्री की बात आ जाए, नॉर्मल रूप से पूछी जाए तो वो विस्फोटक सामग्री में आते उसके पास लाइसेंस होना अनिवार्य है। तीसरा है खतरनाक रसायन, यानी जहाँ खतरनाक रसायन का काम होता है उनके पास लाइसेंस होना अनिवार्य है। 4 नंबर पर बात आती है तंबाकू उत्पादक की, जो तंबाकू उत्पादन का काम करता है उनके पास लाइसेंस होना अनिवार्य है। और 5 नंबर पर बात आ जाती है मादक पेय पदार्थ, यानी मादक पेय पदार्थ का काम करता है उनके पास भी लाइसेंस होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर जो 5 उद्योग है उनके पास लाइसेंस होना अनिवार्य है। पहला है रक्षा से संबंधित कोई भी हो उसके पास लाइसेंस होना अनिवार्य है। विस्फोटक सामग्री से संबंधित कोई भी हो उसके पास होना अनिवार्य है। खतरनाक रसायन से संबंधित कोई सामग्री है उसके पास होना अनिवार्य है। तंबाकू उत्पाद का जो काम करता है उसके पास होना अनिवार्य है। और मादक पेय पदार्थ जो काम करता है उसके पास होना अनिवार्य है। अगर बात की जाए आरक्षित उद्योगों की, तो आरक्षित उद्योगों की संख्या में कमी कर दी गई, घटाकर अब 8 कर दी गई। जो आरक्षित थे वो उद्योग 8 कर दिए गए। और वर्तमान में 2 उद्योग आरक्षित है जो संपूर्ण रूप से केंद्र सरकार के लिए आरक्षित है, यानी पूरी रूप से जो केंद्र सरकार के लिए आरक्षित है। एक तो परमाणु ऊर्जा उद्योग है, दूसरा रेल परिवहन, ये दोनों केंद्र सरकार के पास आरक्षित है। कौन कौन से? परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन, ये 2 हैं। उसके बाद बात की जाए तो विदेशी निवेश को प्रोत्साहन है, और इसमें एमआरटीपी सीमा का समापन है जो 100 करोड़ का समापन किया गया था। यानी एमआरटीपी सीमा का समापन है जो 100 करोड़ का किया गया था। अगर बात की जाए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की, तो ये जारी कौन करता है? एनओएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा ये जारी किया जाता है। इसका आधार वर्ष की बात की जाए, आधार वर्ष 2004-05 से संशोधित करके 2011-12 कर दिया गया। अगर अब आधार वर्ष पूछा जाए तो आपको 2011-12 ही करना है, 2011-12 करना है। लेकिन ये 2004-05 था पहले, उसे करके अब संशोधित कर दिया गया। आधार वर्ष कौन सा बना दिया गया है? 2011-12 इसको बना दिया गया है। इसमें 3 घटक है। पहला घटक है विनिर्माण, 77.6% इसका भार अंक है। 2 नंबर पर आता है खनन क्षेत्र, 14.40 इसका भार अंक है। 3 नंबर पर आता है बिजली, जिसका 8% भार अंक है। अगर औद्योगिक उत्पाद सूचकांक की बात की जाए तो ये जारी कौन करता है? जारी करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ, जिसे एनएसओ कहते हैं, वो इसको जारी करता है। अगर इसके आधार वर्ष की बात की जाए तो इसका आधार वर्ष 2004-05 से संशोधित करके 2011-12 कर दिया गया। इसमें 3 घटक है। 3 घटक कौन कौन से? विनिर्माण, 1 नंबर तो विनिर्माण 77.6 जिसका भार अंक है। 2 नंबर पर खनन क्षेत्र है जिसका 14.4% भार अंक है। और 3 नंबर पर आता है बिजली, जिसका 8% भार अंक है। अगर बात की जाए अब आगे कोर उद्योग संख्या की, कोर उद्योग संख्या 8 है। कोर उद्योग संख्या कौन कितने? 8 है। यह भी इम्पोर्टेंट है, पिछली बार का ये प्रश्न पूछा गया है। 1 नंबर पर रिफाइनरी,
इसका क्रम भी याद होना चाहिए आपको। 1 नंबर पर रिफाइनरी है, 2 नंबर पर उद्योग है, 3 नंबर पर इस्पात है, 4 नंबर पर कोयला है, 5 नंबर पर कच्चा तेल है, 6 नंबर पर प्राकृतिक गैस है, 7 नंबर पर सीमेंट है और 8 नंबर पर उर्वरक है। यानी हमारे पास फिलहाल 8 कोर उद्योग है। 8 कोर उद्योग कौन सा है? 1 नंबर रिफाइनरी है, 2 नंबर विद्युत है, 3 नंबर इस्पात है, 4 नंबर कोयला है, 5 नंबर कच्चा तेल है, 6 नंबर प्राकृतिक गैस है, 7 नंबर सीमेंट है, 8 नंबर उर्वरक है। ये प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है? प्रश्न पूछेगा निम्न में से कौन सा कोर उद्योग नहीं है? निम्न में से कौन सा कोर उद्योग नहीं है? इनमें से 3 का नाम दे दिया जाएगा, 1 का नाम नहीं देगा। लगभग जो पूछा जाता है, पिछली बार पूछा गया था वो सूती वस्त्र का देके पूछा गया था, यानी सूती वस्त्र कोई कोर उद्योग नहीं है। अगर बात की जाए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में उद्योगों का संयुक्त भारांश, यानी संयुक्त भारांश की बात, भारांश की बात की जाए तो 40.3% है। यानी कुल मिलाकर 8 का ये है 40.3% इसका कुल भारांश है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कुल भारांश पूछा जाए 40.3% है। और परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। यानी कोर उद्योग 8 है, 8 रिफाइनरी, विद्युत, इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक। ये अगर बात अब आगे बात कर लेते हैं अमी उद्योग की, यानी जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। यानी अमी शॉर्टकट नाम है, इसका फुल नाम है माइक्रो। अम का मतलब माइक्रो, अस का मतलब स्मॉल और अम का मतलब मीडियम और ई का मतलब इंटरप्राइजेज। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, एमएसएमई का नाम है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। एमएसएमई क्षेत्र भारत के कुल निर्यात में 45.56% योगदान देता है। कुल योगदान कितना देता है? 45.56% इसका योगदान है। अगर बात की जाए एमएसएमई का वर्तमान में विनिर्माण भारत की जीवीए में 35.4% योगदान है। यानी एमएसएमई का वर्तमान में विनिर्माण भारत की जीवीए में 35.4% योगदान है। अगर जीवीए की फुल फॉर्म की बात की जाए, जी का मतलब ग्रोस, वी का मतलब वैल्यू, ए का मतलब एडेड, यानी सकल मूल्य वर्धित है। यानी कि ये सकल मूल्य वर्धित है। जीवीए का मतलब है सकल मूल्य वर्धित या ग्रोस वैल्यू एडेड। एमएसएमई क्षेत्र भारत की कुल निर्यात में 45.56% योगदान है और वर्तमान विनिर्माण भारत के जीवीए में 35.4% इसका योगदान है। अगर बात की जाए 1 जुलाई 2020 से एमएसएमई उद्योगों के वर्गीकरण के 3 नए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। यानी 1 जुलाई 2020 से एमएसएमई के 3 नए मानदंड तय किए। कौन सा? एक तो सूक्ष्म के लिए निवेश तो आप 1 करोड़ तक का कर सकते हैं, उसका टर्नओवर 5 करोड़ तक का हो सकता है। यानी इसका नाम ही है एमएसएमई उद्योग का नाम है सूक्ष्म लघु और मध्यम। तो इसके 3 ही नए मानदंड दे दिए। कौन सा? सूक्ष्म लघु और मध्यम। अगर सूक्ष्म की बात की जाए तो सूक्ष्म में निवेश 1 करोड़ तक का है तथा टर्नओवर 5 करोड़ तक का किया गया है। अगर बात की जाए लघु की, लघु में निवेश कितना है? 10 करोड़ तक का है तथा टर्नओवर 50 करोड़ तक का है। ये लघु उद्योग की बात की जाए तो उसमें निवेश 10 करोड़ तक है कर सकते हैं और टर्नओवर 50 करोड़ तक किया जा सकते हैं। 3 नंबर आता है मध्यम उद्योग। मध्यम उद्योग में आप निवेश तो 50 करोड़ तक का कर सकते हो तथा इसका टर्नओवर है 250 करोड़ रुपए तक का। अब बात की जाए अगर राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण यानी एनएसएस के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र 11.10 करोड़ रोजगार का सृजन किया है। यानी अभी तक की बात की जाए राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण यानी एनएसएस के अनुसार एमएसएमई उद्योग क्षेत्र इसमें 11.10 करोड़ लोगों को रोजगार का सृजन किया गया है। अब बात करते हैं एमएसएमई पोर्टल। एमएसएमई पोर्टल है उसके लिए कौन कौन सी पोर्टल है? 1 नंबर आता है चैंपियन पोर्टल। चैंपियन पोर्टल इसका प्रारंभ हुआ था 2020 में। यानी चैंपियन पोर्टल का प्रारंभ कब किया गया था? 2020 में। और चैंपियन पोर्टल का उद्देश्य क्या था?
उद्देश्य था एमएसएमई से संबंधित शिकायतों को दूर करना, अपडेट सूचना को उपलब्ध करवाना। यानी कहना चाह रहा है जो भी एमएसएमई जो उद्योग है उसमें लोन संबंधी वगैरह कोई भी दिक्कत आए तो उसकी शिकायतों को यहाँ शिकायत करने के बाद जो शिकायत होती है उसको दूर करने का इसका काम था चैंपियन पोर्टल का, और अपडेट सूचना को भी उपलब्ध करवाना था। ये पिछली बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका चैंपियन पोर्टल। 2 नंबर पर आता भी समाधान पोर्टल। समाधान पोर्टल का क्या काम था? यानी समाधान पोर्टल का उद्देश्य क्या है? एमएसएमई से संबंधित बकाया भुगतान की शिकायत दर्ज करने हेतु, यानी जो उद्योग क्षेत्र से संबंधित कोई भी बकाया राशि है उसका उस भुगतान की शिकायत करने हेतु समाधान पोर्टल था। समाधान पोर्टल का काम ये था, यानी एमएसएमई से संबंधित कोई भी भुगतान राशि बकाया उसकी शिकायत यहाँ पर दर्ज की जाती थी। अगर उसके बाद तीसरे उद्यम पोर्टल की बात की जाए, उद्यम पोर्टल का उद्देश्य है एमएसएमई के लिए एक सरलीकृत ऑनलाइन पंजीकृत प्रक्रिया है। यानी एमएसएमई के लिए एक सरलीकृत ऑनलाइन प्रक्रिया है और एमएसएमई पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाता है। यानी उद्यम पोर्टल है ये एक सरलीकृत पंजीकृत है, क्योंकि आप खुद घर बैठे ही उद्यम पोर्टल से खुद का उद्योगदार बना सकते हो। आप खुद का उद्योगदार बना सकते हो और उद्योगदार से अगर आप अपना कोई बिजनेस चलाना चाहते हो तो कंपनी द्वारा उद्योगदार पर लोन दे दिया जाता है। उद्योगदार के आधार पर लोन दे दिया जाता है। लोन वो आपको 3 रूपों में बता दिए किस किस आधार पर दिया जाता है। छोटा लोन मिलता है सबसे पहले इसमें, और उद्योग के टाइप से मिलते हैं। चलो साथियों, आज हमने उद्योग क्षेत्र एक पार्ट पूरा करें, दूसरे पार्ट में हम पूरा उद्योग क्षेत्र को पढ़ लेंगे। हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आने वाले आगे की वीडियो आपको मिले। नेक्स्ट वीडियो हम उद्योगदार 2 के लिए अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।